नमस्कार। जय हिंद जय भारत मेरे सभी प्यारे दोस्तों, लाडलो। आशा करता हूं कि आज जूनियर अकाउंटेंट वाला पेपर आप सभी का अच्छा हुआ होगा और बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए कि रुद्रा कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपको जल्द से जल्द सभी आपको स्ट्रीम जो वाइज यानी कि डिसिप्लिन वाइज आपको आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है। तो एक बार आप सभी का महाराणा प्रताप रुद्रा कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब मैं आपके सामने जीएस फैकल्टी विमल योगी साइंस की आंसर की आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, आज के इस पेपर में जो क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आज कि एक घरेलू परिपथ में सभी जो डिवाइस होती है उनको जोड़ा जाता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि जितने भी हमारा जो घरेलू सर्किट होता है उसमें एसी धारा आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने वोल्ट की आती है? 250 वोल्ट की आती है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो दो इंपॉर्टेंट बातों के साथ जितने भी हमारे घर में सर्किट में जो भी कोई डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लगा होगा वो सभी के सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं। कौन से क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं, यानी कि पैरेलल में जुड़े होते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, श्रेणी क्रम बिल्कुल नहीं होगा। यदि परिपथ में धारा का मान अधिक है तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अधिक कम है तो ज्यादा और कम का क्या मतलब? हम हटाएंगे थोड़ी वापस उसको, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? डी, यानी कि सभी के सभी जो डिवाइस होगी, इक्विपमेंट होंगे, वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे आरंभिक स्रोत गैसीय हो। यानी कि यह CO2 का क्या पूछ रहा है? एक साइकिल पूछ रहा है कार्बन का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिए गए। पौधों में जैव कार्बन, मृदा में अजैव कार्बन, वायुमंडल में CO2, पशुओं में जैव कार्बन और जैव पदार्थों का जीवाणु द्वारा विघटन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी इस वायुमंडल में होगा सबसे पहले किसका बोला? गैस ही स्टार्ट हो। देखिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए गैसों से स्टार्ट हो, तो यानी कि वायुमंडल में सर्वप्रथम कौन होगी? CO2 होगी। कौन होगी? CO2। तो CO2 का यूज कौन करेंगे? पौधे करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, उसका उपयोग कौन करेगा? एक मानव करेगा, यानी कि एक प्राणी करेगा। जब मानव इसका प्रयोग करेगा तो कोई ना कोई अपशिष्ट पदार्थ बनाएगा। तो अपशिष्ट पदार्थ, उन अपशिष्ट पदार्थों का विघटन होगा जिससे कोशिश जीवाश्म बनेगी और फिर वही जीवाश्मों के द्वारा वापस वो पौधों के लिए क्या बनेगा? एक उर्वरक फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? नंबर 3 यानी कि CO2 नंबर 1 पे तो ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा? पौधों में जैव कार्बन नंबर 2 पे हो जाएगा। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? पशुओं में जैव कार्बन, यानी कि नंबर 3 पे हो जाएगा। और नंबर 4 पे आपका हो जाएगा ये, और नंबर 5 पे जाएगा आपका ये। तो देखिए भाई, 1 2 यानी कि वायुमंडल में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद में 2 1 3 1, उसके बाद में 4, फिर 5, फिर 2। ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये था CO2 का जीवन चक्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही है, चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचित यानी कि उसका ऑक्सीकरण ना हो। चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है, सिंपल सी बात, हम बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको पता है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। हिंदी में लेता हूं क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यानी कि ये जो है पेलग्रा रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे उसको पूरा देना था। ऑप्शन में B3 पेलग्रा B3 की कमी से होता है। आपको पता है मेरेस्मस जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जीरोफ्थेलिया में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर देखिए, ए का सेकंड इसमें नहीं है तो इसको तो काट दो, यानी कि इनमें है, ठीक है। बी का थर्ड इसमें नहीं है, इसको भी काट दो। ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं। फिर है सी का फोर इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखने की आवश्यकता नहीं, डी का फर्स्ट है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। बहुत प्यारा सा। अगला देखिए भी, अगला है इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
बहुत प्यारा प्रश्न आया कि इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ को इसरो का प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे के सिवान। कौन थे? के इनके समय चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और इनके समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपसे अगली जानकारी के लिए बता दूं कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक्स एक नर्म तत्व है, बिल्कुल, और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और वो पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। एक्स को पहचानिए। ऐसा तत्व तो सोडियम और पोटेशियम ही होता है और आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को चाकू की सहायता से आसानी से कट किया जा सकता है। इन्हें खुले में छोड़ने पर आग पकड़ लेते हैं और ये जो एलिमेंट्स है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए खुले में नहीं रख सकते, यानी कि ये आग पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए भी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, ये मलेरिया का पैरासाइट होता है, यानी कि प्रोटोजो होता है। ये सबसे पहले हमारी आरबीसी पर अटैक करता है। आरबीसी में किस पर? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में किस पर? प्लिया पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर प्लिया जैसा कोई ऑप्शन नहीं है और प्लिया भी ऑप्शन में ना हो, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर हमेशा किसके साथ जाएगा? लीवर के साथ ही जाएगा और आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? डी आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। जो अगर यहाँ पर लीवर की जगह स्प्लीन होता, प्लिया होता, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसका आंसर होने वाला था। लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। ये टिश्यूज चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया था। और ऐसी जो सेल्स होती है, टिश्यूज होती है, वो एपिथियल होती है, यानी कि एपिथियल सेल्स होती है कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, सेम इसी पैटर्न में रिपीट होता है। भी ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। धातु अधातु दी गई, उनकी एक स्पेसिफिकेशन, एक विशेषता बताई गई है। पारा एक ऐसी है जो अकेला धातु सामान्य अवस्था में में होता है, लिक्विड में पाया जाता है। आयोडीन एक अधातु है जो कैसी होती है? चमकदार होती है। हीरा क्या है? एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ और अधातु है। और ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का चालक होता है। तो देखिए, ए का 4, ए का 4, इसमें नहीं है, इसको काट दो। उसके बाद में बी का थर्ड, बी का थर्ड, इसमें भी इसमें नहीं, इसको काट दो। उसके बाद में सी का 1, सी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बनाना। अरे वर्मी कंपोस्ट, इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है? तो इसको बोलेंगे कर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? यानी कि यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग। देखिएगा, ऐसी जो जैविक खाद होती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? ये नाम आप अच्छे से सुन लो भाई। रितु कारीदाल को भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है। लेकिन भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो ये आपके सामने प्रश्न है। तो वह के सिवान। कौन है भी? के सिवान। इसे भारत का क्या बोलते हैं? रॉकेट मैन बोलते हैं। आने वाली अगली फ्यूचर में एग्जाम्स है, उसको आप ध्यान में रखते हुए याद रख लेना। अभी वुमेन पूछिए तो अब मेन भी पूछे, क्या पूछेगा? मेन भी पूछेगा, और वो कौन हो जाएगा? के सिवान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? एक तो होता है लाडलो सर्वदाता। क्या होता है? सर्वदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। और वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। एक होता है सर्वग्राही जो सबसे ब्लड को ले सकता है, वो कौन सा होता है? ए बी प्लस वाला होता है। कौन सा होता है? ए बी प्लस। ऐसा कुछ क्या? बिल्कुल है, ए बी प्लस, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन
स्त्रीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण, इनको मैच करना है कि किसका किसके साथ है। कि नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजनीकरण है। नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, तो देखिए भाई, नाइट्रोजनीकरण का मतलब होता है कि वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करना, बिल्कुल है। अगला है भी कि अमोनीकरण क्या होता है। अमोनीकरण का मतलब होता है कि स्त्रीकरण, अमीनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण होना, यानी कि इसका आंसर ही हो जाएगा। विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, और नाइट्रीकरण होता है अमोनिया का नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तन करना। ऐसा कहाँ है, एका थर्ड कहाँ है, एका थर्ड इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, इसको काट दो। और बी का फर्स्ट इसमें भी, इसमें नहीं, इसको उसके बाद में सी का फोर इसमें ऑप्शन बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है, कौन मापता है भी, गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। अगला देखिए, दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम होगा, कम से ज्यादा की ओर आरोही होगा। तो ये ज्यादा से कम की ओर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु होती है वो कौन सी होती है, पोटेशियम के बाद में कौन सी होती है, कैल्शियम होती है, ये नंबर 1 पे हो जाएगी, ये नंबर 2 पे। उसके बाद में होती है भाई कौन सी, जिंक नंबर 3 पे हो जाएगी। उसके बाद में होती है भैया नंबर 4 पे सीसा, और नंबर 5 पे कौन सी हो जाएगी आपकी, कॉपर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 4 नंबर कौन से ऑप्शन में है, अच्छा पोटेशियम, को इस वाले ऑप्शन को तुम फिनिश कर। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे आता है 4 2, अच्छा इसमें नहीं है 4 2, ये भी हट जाएगा। उसके बाद में 4 2 और फिर 1, 4 2 और 1, 4 2 और 1, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 2 1 और उसके बाद में हो जाएगा 5, 4 2 1 और 5 और 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को थोड़ा गहराई के साथ सोचे, जल्दबाजी ना करें, गलती होने के चांस रहते हैं। बिल्कुल अच्छा आंसर हो जाएगा इसका ये। हाँ, एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है, बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.030 एम्पेयर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बड़ा अच्छा प्रश्न आया। विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि P की वैल्यू आपको निकालनी है। 220 वोल्ट आपको दिया गया है और आपको करंट भी आपको दिया गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए भी इन सब से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 66, और पावर निकाल रहे हो तो पीछे क्या लगेगा, इसके वाट लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 66। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता तो क्या पी का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, आई स्क्वायर आर, बिल्कुल होता है। क्या ऐसा भी पी का फॉर्मूला होता है क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल। इस तीनों जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए सब किसके हैं, किसी भी परिपथ की शक्ति ज्ञात करने के सूत्र है, जो आप देख पा रहे हो। आपको पहला वाला फॉर्मूला है, आपको काम लिया गया है, बहुत अच्छा इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, एक मिनट। इस क्वेश्चन को देखिए, एयर गेट्स polluted due to various reasons, identify which are not the direct cause of air pollution। यानी कि ऐसा कौन सा कारण इनमें से जो वायु प्रदूषण के लिए डायरेक्ट कारण नहीं हो सकता, यानी कि प्रत्यक्ष में कारण नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है डस्ट, धूल भरी आंधियां, ये बिल्कुल कारण होता है। अगला है स्मोक फॉर वॉल्कन्स, यानी कि जो ज्वालामुखी होता है उसका जो धुआं निकलता है, क्या वो एयर पोल्यूशन करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जो अगला ऑप्शन है ना नंबर 3, डोमेस्टिक सीवरेज, यानी कि जो हमारे घरों से जो भी कोई निकलता है वो वाटर पोल्यूशन करता है, ना कि एयर पोल्यूशन। तो एक तो ये आंसर होगा इसका। और एक एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि जो हमारी कृषि में जो भी बनता है वो वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन एयर पोल्यूशन के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड बोला था इसमें, नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह टीका जो पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी इसमें, तो इसमें सेकंड जनरेशन का प्रयोग हुआ था, सेकंड जनरेशन में डीएनए वाला यूज लिया गया था। अगला है, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती। अब समाचार पत्र ऐसा तो नहीं ना कि 10-20 मीटर दूर होगा, अपने हाथों में होगा, अपने हाथ में होते हुए भी वो पढ़ नहीं पा रही, इसका मतलब उसको कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। सात, दूरदृष्टि दोष इसको होगा, और दूरदृष्टि दोष वाले को नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, और ऐसे दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और ऐसे दोष का उपचार करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक और इसके पास में मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष है, इसका उपचार किया जाता है अवतल लेंस से, तो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख। एक और इसमें ऑप्शन है अबिंदुकता, जिसका उपचार, इसका उपचार किया जाता है बेलनाकार लेंस से। कौन से लेंस से, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस से। और जरा दृष्टि दोष, जो दूर का और पास का दोनों ही नहीं देख पाता, ऐसे का उपचार होता है दीपोक्सी लेंस से। कौन से लेंस से, दीपोक्सी लेंस से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास में क्या हो गया, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस रोग की रोकथाम बीसीजी टीके द्वारा की जाती है। देखो भी बड़ा ही खतरनाक टीका है, अगर टीकों में बात की जाए तो इससे पहले कोई टीका नहीं आ सकता अभी, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका। देखो इस बीसीजी के टीके के जो खोजकर्ता थे वो थे यूरिन कॉलमेट। कौन थे, यूरिन कॉलमेट के द्वारा इस टीके को नींव रखी गई। और इस बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस, बेसिलस, और इस टी का मतलब होता है कैलमेट, क्या होता है, कैलमेट। इस जी का मतलब होता है गुएरिन, क्या होता है, गुएरिन। एक बार एग्जाम में सीधा पूछा गया था, सी मीन्स क्या होता है, कैलमेट होता है, अर्थात किसके लिए जिम्मेदार है, टीबी के लिए। क्षय रोग, तपेदिक राजस्व या कारक रोग एक जीवाणु रोग है। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी की खोज की गई थी। टीबी का जो परीक्षण होता है वो मॉन्टेक्स होता है, इसमें जो उपचार होता है वो डॉट्स होता है। टीबी एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी, और टीका बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है। एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंटीबायोटिक। आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि विश्व का जो पहला एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनी। दूसरा एंटीबायोटिक था टेरामाइसिन। इस पेनिसिलिन को खोजने का श्रेय 1928 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इस महान उपलब्धि के लिए इनको 1945 में क्या मिला, नोबल पुरस्कार मिला। क्या मिला, नोबल पुरस्कार मिला। किसको मिला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विश्व का फर्स्ट एंटीबायोटिक था। अब इसकी विशेषता क्या है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये वायरस के प्रति कारगर साबित, ये वायरस के लिए काम नहीं करेंगे। अब ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल देखते हैं। प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ हैं जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होने देते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऐसा बिल्कुल सही है। वे जीवाणु और विषाणुओं दोनों द्वारा वे संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं। यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये बात बिल्कुल विषाणुओं के लिए लागू नहीं है। मैंने भी बोला एरिथ्रोमाइसिन बिल्कुल एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन विश्व का फर्स्ट ही है। क्या क्वेश्चन एक एंटीबायोटिक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवाणु की कोशिका की भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सही है और 4 सही है, लेकिन ये बोला कि उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो देखो 2 नंबर और 3 नंबर इसका आंसर नहीं होगा, 2 नंबर और 3 नंबर इसको। अगला देखिए भाई, अगला है अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि अपमार्जक में ऐसा क्या होता है। देखो अपमार्जक सामान्यतः साबुन की तुलना में अधिक नरम होते हैं। अपमार्जक में ऐसे रसायन होते हैं जो कठोर जल के साथ तेजी से विक्रिया करते हैं। अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या अमोनिया के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं।
जो कठोर जल में उपस्थित सी और मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते, यही इसका करेक्ट आंसर है भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 90% ओजोन किस मंडल में होती है? समताप मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है? ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में होती है। और ये जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसीलिए से ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा कवच या अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, ये एक लाइन है विबग्योर, ये लाइट के कलर है, ये बैंगनी रंग है और ये रेड रंग है। अगर हम इस वी से आर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, बाकी सब घटती है। और इधर से इधर आते हैं तो यानी कि उसकी वेवलेंथ घटती है और बाकी सब बढ़ती है। रेड रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। क्या सर्वाधिक होता है इसका? तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। और बाकी सभी के सभी दुनिया की जितनी भी घटनाएं होती है प्रकाश की, वो सब लाल रंग की क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्घ्य तो क्या होती है? सर्वाधिक होती है, लेकिन बाकी जितने भी नाम आप देखोगे रेड के लिए वो सब क्या होती है? कम होती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल प्रकाश धुएं या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। मैंने क्या बोला? रेड कलर की सिर्फ और सिर्फ क्या सर्वाधिक होती है? तरंग दैर्घ्य। बाकी सारी घटनाएं क्या होगी? कम। और जो कम प्रकीर्णित होगा वो लाल ज्यादा टाइम तक दिखाई देगा, इसीलिए लाल रंग पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए डेंजर साइन किससे बने होते हैं? रेड कलर से बने होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रकाश वाले चैप्टर से ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त से सूर्य का लाल रंग का दिखना किस घटना का कारण है? तो देखिए भी, तारों का आंसर हो जाएगा भी प्रकाश का प्रकीर्णन। एका सेकंड तारों का टिमटिमाट, अपवर्तन, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, विक्षेपण, और रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका का दिखाई देना, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखिए एक सेकंड इसमें नहीं है, इसको काट दो, इन तीनों में है। बी का है 4, बी का 4 में नहीं है, इसको काट दो। और सी का है ए, सी का है ए, तो काट दो। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब देखिए भाई, अगली जो स्लाइड आपकी होने वाली वो कंप्यूटर की होने वाली आंसर की। अब आपको कंप्यूटर के आंसर की बताई जाएगी। और ये थी भाई आपकी साइंस की। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी के सभी क्वेश्चन साइंस के अच्छे होंगे और सही हुए होंगे। और अब आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार।